वेलकम टू दिस स्पेशल शो। इस बेहद खास शो में हम आपको यूरोप के उस देश की सैर कराने जा रहे हैं जहाँ परी कथाएं सच होती हैं, दूध की नदियां बहती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल रहने वाले लोग यहाँ बसते हैं और कारों की बजाय लोग साइकिल की सवारी करना ज्यादा पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूरोप के बेहद नायाब देश डेनमार्क की। महलों, जलपरियों और योद्धाओं का देश डेनमार्क, ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था की मुरीद विश्व भर की रेटिंग एजेंसीज हैं। ये दोस्ती गहरी करना चाहता है भारत से। इस दोस्ती की नींव रखी जा रही है आपसी व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, टूरिज्म और एजुकेशन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाकर। इसी को ध्यान में रखकर डेनमार्क में इंडिया टुडे कोपेनहेगन टुमारो नाम के प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया। छोटा लेकिन दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार, यूरोप के उत्तरी सिरे पर बसा डेनमार्क, दुनिया की 5 उभरती आर्थिक ताकतों में से एक। भारत एक दूसरे का दामन थामने को तैयार है। इसी को ध्यान में रखकर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक ऐसे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसका थीम था दोनों देशों के बीच सहयोग और शांति विस्तार। इंडिया टुडे कोपेनहेगन टुमारो नाम के इस प्रोजेक्ट में भारत और डेनमार्क की नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की। कॉर्पोरेट जगत से लेकर पर्यावरण रक्षा की लड़ाई लड़ने वाले हर तरह के लोग थे यहाँ। This is a very simple model. This is a very simple way with this diode lamp, which actually this LED, which actually has a better light quality than most light you'll find in a Danish home. 6 महीने लंबे चलने वाले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हॉल्क लासन फाउंडेशन ने की है। The thought behind it came from Henning Hogg Larsen, who went out to India in the 30s and established the company which all Indians know, L&T, Larsen and Toubro. And his philosophy was, it's all about people. I mean, you had to get contact between people in order to make this a better world. So he went with Danish values and the Danish technology to India in the 30s and connecting Denmark and India through the people in India. And now we want to do the same in Denmark, connecting people. And then it will continue. This is just a start. India today, Copenhagen tomorrow. यहाँ जिन मुद्दों पर बात हुई वो थे भारत के बदलाव में शिक्षा का योगदान, भारत में निवेश के अवसर, भारत में उभरते हुए नए शहर और उनकी जरूरतें, और भारत के साथ डेनमार्क के सांस्कृतिक रिश्ते। इरादे और वादे वही थे। दोनों देश एक दूसरे के कितने काम आ सकते हैं। The purpose of this is actually how we can co-create a sustainable growth where the Danish technology part can be used for the economic development, and also how Denmark can also get benefited by doing so. So it's actually a sort of a combined effort which has to be done by both the groups. I think given the current economic situation, it's essential that people from Denmark and India collaborate and co-create to develop sustainable solutions for a country like India. So it's important for having such occasions like the one we are having here in Copenhagen, so that we can encourage and inspire people from Denmark to recreate the magic that they have in such a small country. इस पूरी मुहिम की देखरेख डेनमार्क कल्चरल इंस्टीट्यूट कर रहा है। घोषणा की गई, डेनमार्क कल्चरल इंस्टीट्यूट जल्द ही भारत में भी अपनी शाखा खोलने जा रहा है ताकि सांस्कृतिक संबंधों को नया आयाम और मजबूती दी जा सके। We have had our eyes on India for quite a long time because we think it's a very, very interesting and important country for us also. You have one of the oldest and most diverse cultures, ethnically, linguistically, and culturally and generally, artistically. So we would very much like to get into closer cultural exchange and contact with India. So our plan is
hopefully to open a presence in India, New Delhi probably next year. यूरोप में मंदी का दौर जारी है। डेनमार्क पर फिलहाल ज्यादा असर होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भविष्य के बारे में सोचकर अगर भारत जैसी अर्थव्यवस्था के साथ डेनमार्क हाथ मिला रहा है तो ये आगे की सोच ही कही जा सकती है। अपने कौशल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रॉयल डैनिश थिएटर की झलक पाना ख्वाब के समान लगेगा, लेकिन इंडिया टुडे कोपेनहेगन टुमारो प्रोजेक्ट के तहत ये ख्वाब सच होने जा रहा है। इंडिया टुडे कोपेनहेगन टुमारो प्रोजेक्ट के तहत न केवल डेनमार्क में भारतीय संस्कृति के रंग दिखेंगे, अलबत्ता भारत में भी डेनिश कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। 6 महीने लंबे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। डेनमार्क का एक म्यूजियम आर्केन है ये। यहाँ कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। खास बात ये है कि ये प्रदर्शनी भारतीय कलाकारों का काम दर्शाती है। ये प्रदर्शनी 6 महीने लंबी चलने वाले इंडिया टुडे कोपेनहेगन टुमारो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक भारत के अनछुए पहलुओं के बारे में डेनमार्क के लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीयों को डैनिश कल्चर की झलक दिखाने के लिए रॉयल डैनिश थिएटर अक्टूबर में भारत में परफॉर्म करेगा। इनके अलावा इंडिया टुडे कोपेनहेगन टुमारो प्रोजेक्ट के तहत सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, म्यूजिक कॉन्सर्ट, फैशन शो, फिल्म और लिटरेचर फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम दोनों देशों में आयोजित किए जाएंगे। We are supporting the exhibit here at Aachen on modern Indian art and modern fashion. It is also dance and music at the Royal Danish Theatre. It is literature, where there will be a literature festival here in Denmark. इंडिया टुडे कोपेनहेगन टुमारो प्रोजेक्ट के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय और डैनिश छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इस प्रतियोगिता के तहत दोनों देशों के छात्रों से भारत और डेनमार्क के विकास के लिए इनोवेटिव आइडियाज मांगे गए हैं। ये प्रतियोगिता व्यापार, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और आर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए है। चारों क्षेत्रों में जीतने वाले छात्रों को भारत डेनमार्क के एक्सचेंज प्रोग्राम पर भेजा जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। We have a big competition for students on co-creation for sustainability, and this is one of the areas we think could be of common interest between Denmark and India. भारत और डेनमार्क के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के पीछे मकसद बस एक ही है, दोनों देशों को एक दूसरे की सभ्यता से रूबरू कराना। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार डेनमार्क के बारे में कुछ और रोचक बातें। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। जलपरी की जब भी बात होगी तो डेनमार्क का जिक्र होना जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि जब विंडमिल्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात चलती है तब भी डेनमार्क का ही ख्याल आता है। क्या है डेनमार्क? परियों और योद्धाओं की नगरी या इनोवेटर्स का देश? किंगडम ऑफ डेनमार्क। यूरोप के उत्तरी छोर पर बसे देश डेनमार्क का ये पूरा नाम है। 1000 साल पहले यहाँ लड़ाकू योद्धा वाइकिंग्स का राज होता था। आज भी यहाँ शाही परिवार राज करता है। 1848 में यूरोप में रेवोल्यूशंस का दौर था। 1849 में डेनमार्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। 1973 में डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना।
और इसी साल डेनमार्क पर्यावरण संबंधी कानून लागू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया। मिक्स्ड इकोनॉमी होने के बावजूद डेनमार्क एक वेलफेयर स्टेट है, जहां सरकार हर नागरिक का ख्याल रखती है। डेनमार्क एक आर्किपेलागो यानी टापुओं का देश भी है। यहाँ 400 टापू बसते हैं और 7,500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है। We are not only a hub for cruising liners, cruisers doing the Baltic Sea and the Norwegian fjords and all that, but we have something good to offer. We are a small green country, very nicely looking, with countrysides that are just as picturesque as you can find them all over the world. मकान डिजाइन कराना हो या फिर कुर्सियां, डेनिश डिजाइन की दुनिया कायल है। एक और डेनिश हुनर जिसकी दुनिया दीवानी है वो है विंडमिल कल्चर। डेनमार्क में 30% बिजली विंडमिल से ही पैदा की जाती है। 150 साल पहले डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की शुरुआत भी डेनमार्क से ही हुई थी। The dairy farming sector in Denmark is very big. We produce nearly 5 billion kilos of milk every year. It's a lot in a small country like Denmark. It's a very modern dairy industry. It's all owned by the farmers. It's a kind of cooperative, and actually it has expanded a lot also outside Denmark. विश्वविख्यात लेखक हैंस क्रिस्टियन एंडरसन का ये घर। एंडरसन ने अगली डकलिंग और लिटिल मरमेड जैसी कहानियां लिखी। देश की राजधानी कोपेनहेगन आज भी एंडरसन की परियों की कहानी में बताए गए शाही राज्यों के समान लगती है। महलों, मकानों और पुराने बंदरगाहों की भव्यता आज भी बरकरार है। डेनमार्क अपने अतीत को संजोकर भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। यूरोप में मंदी के बावजूद डेनमार्क की अर्थव्यवस्था में नेगेटिव ग्रोथ नहीं है। एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री आज भी डेनमार्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग में भी डेनमार्क पूरी दुनिया पर राज करता है। हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में दुनिया के कई देशों में सबसे ऊपर है डेनमार्क। शिपिंग हो या डेयरी इंडस्ट्री, सभी सेगमेंट में विकास दर ठीक ठाक है। कुल मिलाकर डेनमार्क की अर्थव्यवस्था पटरी पर सरपट दौड़ रही है। यूरोप की कई अर्थव्यवस्थाओं में भले ही नेगेटिव ग्रोथ है, डेनमार्क अभी भी 1% से ज्यादा की दर से ग्रो कर रहा है। डेनमार्क यूरोप के उन चुनिंदा देशों में से है जहां मंदी के बादल धीरे धीरे ही सही खत्म हो रहे हैं। डेनमार्क में दुनिया के कई देशों की तुलना में बेरोजगारी दर अब भी कम है, मात्र 4.5%। वर्ल्ड बैंक के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप में बिजनेस शुरू करने के लिहाज से डेनमार्क नंबर 1 देश है। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2011 में डेनमार्क को AAA की रेटिंग दी है। The economy in Denmark has been rather strong compared with the European countries, and due to a very conservative national policy, finance policy, which has not been that dependent of the southern part of Europe. So we have maintained a strong national economy and benefit from that right now. डेनमार्क में एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। देश की जीडीपी में इनकी कुल हिस्सेदारी 12% है। Dairy farming sector in Denmark is very big. We produce nearly 5 billion kilos of milk every year. It's a lot in a small country like Denmark. It's a very modern dairy industry. It's all owned by the farmers. It's a kind of cooperative, and actually it has expanded a lot also outside Denmark. आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग में भी डेनमार्क वर्ल्ड लीडर है। In terms of economy per capita,
we've been for many years one of the richest countries in the world. And why is this so? It is so because we have a society that is unusually much built on trust, on confidence between people. शिपिंग इंडस्ट्री में भी डेनिश कंपनियों की तूती बोलती है। विश्व के सीबॉर्न ट्रेड में डेनमार्क की 10% साझेदारी है। डेनमार्क विश्व की पहली इकोनॉमी बनने जा रही है जो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होगी। डेनमार्क में घूमने फिरने के कौन कौन से विकल्प आपके पास हैं, देखेंगे इस ब्रेक के बाद। आप कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। बचपन में जलपरी की कहानी सुनी है? जरूर सुनी होगी। अगर देखना चाहते हैं तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन का रुख कर सकते हैं। और केवल जलपरी के दर्शन ही नहीं बल्कि यहाँ करने को बहुत कुछ है। आप नौका से नहरों की सैर कर सकते हैं, पुराने पैलेसेस से लेकर रंगारंग डेनिश थिएटर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ये कॉर्नवॉक कास्टल है। मशहूर अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक हेमलेट पढ़ने वालों के लिए ये कास्टल अजनबी जगह नहीं है। डेनमार्क के एल्सिनॉर शहर में खड़ा ये भव्य महल राजकुमार हेमलेट का है। इस कास्टल की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे देखने हर साल 2 लाख से ज्यादा सैलानी आते हैं। डेनमार्क में 3 यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, जिसमें से कॉर्नवॉक कास्टल एक है। कास्टल से निकले तो जरा इधर नजर घुमाइए। ये है मशहूर जलपरी लिटिल मरमेड। इनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर के सैलानी कोपेनहेगन तक खींचे चले आते हैं। We don't have the pyramids or we don't have the Taj Mahal, but we have something that you really feel when you come here, and that's the atmosphere. डेनमार्क में घूमने के लिए हर वर्ग और उम्र के लोगों के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आप महलों की भव्यता में खो जाना चाहते हैं तो कास्टल टूर और म्यूजियम टूर कर सकते हैं। डेनमार्क में यूनेस्को की 3 प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। आप हेरिटेज टूर पर भी जा सकते हैं। अगर विश्व विख्यात डेनिश आर्किटेक्ट के काम को देखना चाहते हैं तो आर्की टूर पर जा सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कायल हैं तो डेनमार्क में आप विंडमिल से लेकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स देख सकते हैं इको टूर पैकेज के जरिए। ये पैकेज आप अपने बजट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। Badenborg Castle, we have the Hans Christian Andersen, which you see behind me. Outside Copenhagen, we have Humboldt Castle, for example, the Hamlet Castle. Design is a huge part of the Danish culture, and this museum is a good example of that. It shows how, dating back from when the museum was founded in 1890, how design is a part of the everyday culture. मनोरंजन के विकल्पों की भी डेनमार्क में भरमार है। बच्चों से शुरू करें, उनके लिए 100 साल से भी पुरानी सिबोली अम्यूजमेंट पार्क है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का म्यूजियम भी है। परिकथाओं के रचयिता हैंस क्रिस्टियन एंडरसन का म्यूजियम भी बच्चों के मन को भाएगा। आपकी बात करें तो कोस्टलाइन पर धूप सेक सकते हैं। अगर एडवेंचर जंकी है तो समुद्र में विंड सर्फिंग या कयाकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्फ, हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं। रंगारंग, डेनिश थिएटर, बैले, सर्कस का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। It's very special to go to the Royal Theatre to see the ballet company there. But also in Denmark we have modern dance. डेनमार्क में होटलों का किराया ज्यादा है, इसलिए बहुत से सैलानी
स्वीडन में ठहरते हैं। डेनमार्क से स्वीडन आप फेरी और ट्रेन से आ जा सकते हैं। समय लगेगा महज 20 मिनट से लेकर 1 घंटा। प्राचीन पोर्ट सिटी का देश डेनमार्क आपको रोमांचित कर देगा। आपने बस में सफर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी बोट बस में भी सफर किया है? डेनमार्क में घूमने के लिए आपके पास बोट से लेकर प्लेन तक ट्रांसपोर्टेशन के सभी विकल्प आसानी से मौजूद हैं। चार टापू, बेहतरीन कैनाल सिस्टम, 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन। डेनमार्क में सड़क के अलावा पानी पर तैरते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। प्राइवेट कश्तियां, बोट बस और फेरी का इस्तेमाल करके आप क्रूज हॉलिडे का भी मजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर आइलैंड हॉपिंग का मजा भी आप फेरी में सफर करके ले सकते हैं। डेनमार्क में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक और भी जरिया है, जो है बोट राइड्स। बोट बसेस बोला जाता है इनको। 24 डैनिश क्रोनर से लेकर 70 डैनिश क्रोनर के बीच में आप टिकट खरीद सकते हैं और पूरे शहर में आप आसानी से घूम सकते हैं बिना ट्रैफिक जाम में फंसे हुए। लेकिन केवल फेरी ही क्यों, कोपेनहेगन की सैर आप साइकिल के जरिए भी कर सकते हैं। आप जिस होटल में रह रहे हैं वहीं आपके लिए साइकिल का इंतजाम कर देगा। अगर नहीं तो यहाँ की सड़क पर बने साइकिल बूथ से किराए पर साइकिल ली जा सकती है। It's very extraordinary here is that everybody is bicycling around. It's very easy to bicycle. There's good road for that. And because it only takes 15 minutes from one end of the town to the other, so it's much easier than taking the car. जान लीजिए, वैसे तो आप यहाँ टैक्सी किराए पर लेकर घूम सकते हैं, लेकिन जरा अपनी जेब तौल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ टैक्सी का किराया ज्यादा है। टैक्सी के अलावा आपको बिजली से चलने वाली कार भी मिल जाएगी। This is a totally new thing. It was started only 8 months ago, and now it's possible to go around in Copenhagen in these electrical cars. कोपेनहेगन घूमना हो या फिर इंटरसिटी, मेट्रो और ट्रेन से भी आप सफर कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें, आप डेनमार्क घूमने निकले तो सही, वाहनों के विकल्प हैं। डेनमार्क, जहां दूध की नदियां बहती हैं और खाने की खुशबू से गलियां महकती हैं। नॉर्डिक कुजीन्स का स्वाद चखने की चाह आपको भी डेनमार्क तक खींच लाएगी। डेनमार्क में वेजिटेरियन खाने के भी काफी सारे विकल्प उपलब्ध हैं। कोपेनहेगन के ठीक बीचों बीच समुद्र के किनारे नोमा रेस्टोरेंट। पुराने गोदाम में बना ये रेस्टोरेंट दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आता है। कोपेनहेगन आने वाला हर टूरिस्ट इस रेस्टोरेंट में आना चाहता है। इसे शेफ रेने रेड्स चलाते हैं। ओरिजिनल नॉर्डिक क्यूजीन की खाने की जहां दुनिया भर के लोगों को नोमा के दर तक ले आती है। और क्यों ना, आखिरकार नॉर्डिक क्यूजीन के रीइन्वेंशन का श्रेय रेने को जो दिया जाता है। When we opened almost a decade ago, we promised ourselves that we would work with more of the local foodstuffs here. And of course, what we found, first of all, is that we have a wilderness that is virtually untouched and unspoiled. नोमा में खाना परोसा भी डेनिश तरीके से जाता है। नोमा में खाने का शौक है तो आपको 3 महीने पहले बुकिंग करानी होगी। रेस्टोरेंट के शेफ रेने भारत के बारे में भी जानते हैं। Indian food in every corner of the world. It might not be the best represented Indian food, but I'm pretty sure that there isn't a Danish person in Denmark that hasn't tasted Indian food. लेकिन अगर आप भारतीय व्यंजन खाना चाहते हैं तो शायद ये जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं होगी। डेनमार्क में आपको नॉर्डिक कुजीन से लेके इंडियन फूड तक सब मिलेगा एंड वेजिटेरियन फूड की भी यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है। रेने अकेले नहीं है जो भारत के पकवानों और सभ्यता के बारे में जानते हैं। भारतीय व्यंजन आपको डेनमार्क में कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप भी डेनमार्क निवासी की तरह खाना एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर रुक कीजिए बंदरगाह के पास बने ईटिंग जॉइंट्स का।
सर्द मौसम में गर्मा गर्म कॉफी के साथ नॉर्डिक क्यूजीन की खुशबू से खाने की ललक आप रोक नहीं पाएंगे। डेनमार्क में आपको वेजिटेरियन खाना भी आसानी से मिल जाएगा। रात के 10 बजे तक आपको इन ईटिंग जॉइंट्स में खाना परोसा जाता है। तो खाने के शौकीनों के लिए डेनमार्क एक लाजवाब एक्सपीरियंस होगा। डेनमार्क की इस जर्नी को अब हम यहीं रोकते हैं। आशा करते हैं कि आपको भी ये सफर पसंद आया होगा। अब मुझे सुप्रिया भारद्वाज को यहीं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।